अब जो हम जिस यूनिट की बात करेंगे वो है यूनिट नंबर 30, प्लानिंग द करिकुलम। अब हम इस बात से लेके बात करेंगे कि किस प्रकार हमें अपने शाला पूर्व स्कूल में जिसको हम करिकुलम या सिलेबस देते हैं वो किस प्रकार से प्लान किया जाना चाहिए। अब हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी जहाँ पे टीचर हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक करिकुलम है, या हो सकता है आप टीचर नहीं हैं तो आप कहीं पे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप टीचर के रूप में नियुक्त होंगे। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हमारे को करिकुलम दिया गया है या जो भी हमारे को स्कूल अथॉरिटी ने हमें कहा है कि करिकुलम दिया गया है, तो उस करिकुलम को हम समझें और ये थोड़ा परखें कि ये कहाँ तक बच्चों के लिए उचित है या नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप का रोल ये हो कि आपने करिकुलम बनाना है, चाहे अपने स्कूल में चाहे किसी और कमेटी के तहत। इट इज़ पॉसिबल कि आपको करिकुलम बनाने की किसी कमेटी में भी आप हों या अपने स्कूल का ही करिकुलम बनाने का आपको दायित्व हो। तो हमें इस बारे में अपनी समझ डेवलप करनी है और यही एम है इस यूनिट का, प्लानिंग द करिकुलम का, कि जो बच्चों को हमने वर्ष भर या 2 वर्ष भर सिखाना है, हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या सिखाना है, कैसे डिसाइड करें कि 2 वर्ष के बाद वो क्या जानेंगे, कैसे डिसाइड करें कि आज के दिन हम क्या गतिविधियां करें बच्चों को, आज एक दिन का हमें एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी है तो उसका क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सब बातें जो हैं इसी यूनिट में हमने डिस्कस करी हैं। और बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि करिकुलम बनाना क्यों ज़रूरी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के केंद्र में तो हमें क्या है, हमें तो पता है यही कराना है, कहानी सुनानी है, राइम्स करनी है, किसी बात पे चर्चा कर लेनी है, कुछ म्यूज़िक एंड मूवमेंट एक्टिविटी, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करनी है, कुछ थीम्स, जनरल नॉलेज कुछ आसपास के बारे में दे देनी है। तो इसके लिए मुझे रोज़ करिकुलम को प्लान करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो इसको रोज़ के उसमें ही कर सकती हूँ। मैं तो इसको इस चीज़ को तो मैं रोज़ जाऊँ, एक कहानी सुनाऊँ, रोज़ जाऊँ, एक 2-3 नया राइम्स कर लूँ। तो इसमें मुझे करिकुलम का क्या आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि करिकुलम हमें चाहिए क्योंकि हमें बच्चे को अल्फ़ाबेट, नंबर और वो सिखाने हैं। तो इसमें मेरा जवाब है कि ऐसा कोई भी स्कूल का करिकुलम जो केवल अल्फ़ाबेट, नंबर और काउंटिंग तक ही सीमित है। अभी आगे और बढ़ते हैं, कोई और कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल ज़रूर पूछें। तो यहाँ ये बात हो रही थी कि हम प्लानिंग द करिकुलम पे थे, सबको थोड़ा सा वापस लाते हुए कि किस बारे में बात हो रही थी। करिकुलम हमें क्यों प्लान करना है, भले ही हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है, परंतु करिकुलम प्लान करने से हमारा एक डायरेक्शन रहती है। हमें ये पता होता है कि हम किधर जा रहे हैं और हम क्या चाहते हैं प्री स्कूल में करना। ये भी सही है कि कई जगह पे प्री स्कूल केंद्र में बहुत लॉन्ग टर्म करिकुलम प्लानिंग नहीं होता है। हमें लगता है कि आखिर तो बच्चों को कुछ गाने और कुछ कहानियाँ और कुछ बातों पे डिस्कशन करना है, तो ये तो मंथली बेसिस पे भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की क्या बात है। परंतु ये सही नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए, एक तो प्लानिंग करने से हमें क्लियर होगा कि जब 2 साल बाद या 1 साल बाद हमारे केंद्र से बच्चा जाएगा तो वो क्या जानेगा। हमने देखा है कि हमारा 4 क्षेत्रों में हम विकास कह रहे हैं, मानसिक, भाषाई, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट और सामाजिक और भावात्मक विकास। तो हमें ये निर्धारित करें हम कि हमें इन 5 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में हमारे क्या गोल्स हैं बच्चों के, जब तक बच्चे बाहर जाएंगे हमारे से क्या गोल्स हैं, क्या आ जाना चाहिए। ये देख लें कि हमें क्यों प्लान करना है। एक तो ये कि हमारे को एक डायरेक्शन आ जाता है और हम ये क्लियर हैं कि हम 1-2 साल में बच्चों में कौन सी योग्यताएं और विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि हम कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस कर दें। मान लो हम केवल, जो आजकल इनफैक्ट चल रहा है कि हम केवल एकेडमिक एस्पेक्ट्स पे एम्फेसिस कर रहे हैं। हमारा जो आजकल का टिपिकल एक करिकुलम अनफॉर्चुनेटली हो गया है प्री स्कूल में, वो यही है कि हम सिर्फ एकेडमिक प्राइमरी करिकुलम पे कर रहे हैं, बाकी सब तो हमने छोड़ दिया। बच्चे हमारे बाहर कभी खेलने जा रहे हैं कि नहीं हमें पता नहीं, उनका कोई फिजिकल मोटर डेवलपमेंट हो रहा है हमें पता नहीं, शेयरिंग कोऑपरेशन उनमें बढ़ रही है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा कुछ काम ही नहीं है। हम केवल एकेडमिक राइटिंग एकेडमिक राइटिंग एकेडमिक राइटिंग, और जैसे अभी इन्होंने बोला था अगर हम ये करते भी हैं दूसरी चीज़ें तो हमने उसको एक कंपटीशन के मोल्ड में डाल दिया है। तो ये कर रहे हैं हम, और हमारा पूरा कोर्स, हमारा पूरा नज़रिया जो हम बदलवाना चाह रहे हैं, इनफैक्ट आप अपने आप को एक चेंज एजेंट समझें, तभी ये कोर्स करने का आपको फ़ायदा होगा। आप अपने आप को समझें कि आप अपने में और अपने आसपास के माहौल में, अगर अपने स्कूल से आप केवल एक शिक्षक हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स करके बाकी सबकी अपनी शिक्षिकाओं की अंडरस्टैंडिंग को बदलने का प्रयास करें। तब तो हम इस अपने देश में शालापुर क्षेत्रों में, शालापुर के एरिया में कुछ बदलाव ला पाएंगे। और आप में से कई मेरे साथ में मेरे ख्याल में सहमत होंगे कि हम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये बहुत उचित नहीं है, परंतु कई दबावों के कारण हम ऐसा करते हैं। तो इस सभी चीज़ को एक बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो इस कोर्स का एम है कि आप इसके थ्रू ये सब कर सकें। अब करिकुलम प्लान कैसे करना है, और ये करने के लिए अब आप अपने मन में सभी सोचें और करें कि क्या आपके स्कूल में ऐसे हुआ है, या आपने अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो आपने किया क्या। पहले तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स हमें बनाने होंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी हमें ये निर्धारित करना होगा कि जो बच्चा 1 साल बाद या 2 साल बाद, जितनी भी देर आपके पास है, या अगर तीन साल आपके पास है एक कक्षा से दूसरी कक्षा, तो हर कक्षा के एंड में उस क्या हमने अपेक्षाएं हैं, क्या करेगा वो, सामाजिक विकास में उसको क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास में क्या होना चाहिए, भाषा विकास में क्या होना चाहिए। और इस कोर्स में जो हम इतना बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो पढ़ने का मतलब यही है कि हम जो बच्चों के लिए गोल्स निर्धारित करें वो ऐसे हों जो उनकी डेवलपमेंट से तालमेल खाते हों। अब अगर हम मान लो 3 साल के बच्चे से ये अपेक्षा करेंगे कि बच्चे अपनी चीज़ें बांट के खेलना शुरू कर देंगे, तो ये गलत अपेक्षा है, क्योंकि हमने अभी अपनी थ्योरी में पढ़ा है कि बच्चों को 3 साल की उम्र में एक दूसरे के साथ खेलने में मुश्किल होती है, अपना सामान एक दूसरे के साथ शेयर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो अभी दूसरे का नज़रिया नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमने पूरी थ्योरी पढ़ी डेवलपमेंट की, ताकि डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ने से हम अपने करिकुलम का गठन कर सकें। हमने ये देखा कि नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में हमने ये देखा कि 4 साढ़े 4 साल के भी बच्चे, अगर आप उनसे कहो 5 मुझे टॉफ़ी उठा के दो, तो वो 5 आपको करेक्ट नहीं देंगे, एक पूरे ढेर में टॉफ़ी उठा के हो सकता है दे दें। आप ट्राई आउट करके देखिए, आप उनसे 7 टॉफ़ी मांगिए, 8 टॉफ़ी मांगिए, और देखिए कि बच्चा क्या बिल्कुल आपको 8 टॉफ़ी देता है। वो हो सकता है बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और उठाते टाइम अक्सर उसके पास 6 होंगी। अगली बार आप ट्राई करेंगे तो अगली बार हो सकता है 5 हो, तीसरी बार आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है उसके पास 10 हो। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे को अभी ये समझ भी नहीं बनी है 4 साढ़े 4 साल में कि 1 नंबर बोलना है तो 1 टॉफ़ी उठानी है, 1 टॉफ़ी, 2 दूसरी टॉफ़ी, 3 तीसरी टॉफ़ी। रुक जाएं 1 मिनट। अगर ये समझ बनी होती बच्चे में तो वो गिनती उठाने में गलत नहीं करता। जब हमें पता है विकास का ये चरण है, तो हम क्यों 4 साढ़े 4 वर्ष में बच्चों को 1 to 20 केवल लिखित काउंटिंग लिखवाते हैं? उस लिखित काउंटिंग लिखवाने का मतलब क्या है? उससे तो बेटर ये हो कि हम बच्चे के मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, नंबर अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल 5 या 6 तक की वस्तुएं लें और बार बार बच्चे को एक्चुअली गिनने के अनुभव दें। तो बच्चे के विकास से हमारा करिकुलम इन्फ्लुएंस इस प्रकार होना चाहिए, बनिस्बत ये नहीं कि हम बस केवल आंख बंद करके 1 to 20 लिखवा रहे हैं और फिर चिंता में है कि वो कुछ अक्षर सीधे लिख रहे हैं या नहीं। तो हम ये बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं, ये बातों का जस्ट मैं ब्रॉडली बताते हुए और फिर अगले सत्र में इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि करिकुलम को प्लान करते समय हमें पहले तो लॉन्ग टर्म गोल बताने हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी, लॉन्ग टर्म गोल केवल एक तरफा ना हो कि हमारा एक तरफ का विकास ही होता रहे, जैसे कि अभी चल रहा है केवल एकेडमिक क्षेत्र में विकास, और वो भी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, बच्चों के विकास के अनुरूप नहीं है। जब हमें
ये पता है कि बच्चे क्या सीखते हैं, तो 4-4.5 साल के बच्चों को मेरे हिसाब से हमें 1 to 50 तक की जो हम लिखवाने में लगे रहते हैं अपनी कॉपी भरने से, उससे कहीं बेहतर होगा कि हमारा करिकुलम ऐसा हो जहां बच्चों के लिए मैचिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो, जहां बच्चों के लिए क्लासिफिकेशन एक्टिविटी, वर्गीकरण करने की, जहां सीरिएशन यानी क्रमबद्ध लगाने की, कई पजल्स, कई इसमें हमने जो बातें कर ली हैं यूनिट नंबर 23 में लेते हुए, ऐसी कई एक्टिविटीज़ करवाएं, बजाय ये कि उनको 1 to 50 लिखवाएं। पहले बच्चों में लिखने से पहले उस बात की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है जब हम इतना लिखित काम शाला पूर्व केंद्र में करवाते हैं बच्चों से, तो बच्चों का शाला पूर्व केंद्र के स्कूल जाने को मन नहीं करता, सुबह उठ के जाके वहाँ पे स्कूल जाने का मन नहीं करता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि शाला पूर्व केंद्र में हमारे को शाला पूर्व शिक्षा देने की जो क्रियाविधि है वो बच्चे के नेचर के बिल्कुल विपरीत है। बच्चे 10-5 मिनट से ज्यादा किसी एक जगह पे बैठते नहीं हैं। कोई बहुत रोचक एक्टिविटी हो तो 15-20 मिनट, और यहां हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो 3 घंटे लगातार बैठ के अपनी कॉपियों पे काम करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म गोल जब हमने ये निर्धारित कर लिए कि हमें किस किस क्षेत्र में हम क्या क्या विकास चाहते हैं, फिर हमें ये देखना है कि ये साल भर के गोल को हमें शॉर्ट टर्म गोल में परिवर्तित करना है। यानी हर 2 महीने में, हर 2 महीने का, क्योंकि 1 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, अब हमें उसको विभाजित करना है कि अच्छा 2 महीने में बच्चे क्या करेंगे। एंड में मैं चाहती हूँ बच्चा ये करें, तो 2 महीने में क्या करें, फिर 2 महीने में क्या करें, फिर 2 महीने में क्या करें। और फिर हमें उन जो हमने 2-2 महीने में विभाजित कर लिए हैं उसके शॉर्ट टर्म गोल निकाल लिए हैं। तो अब हमें खेल क्रियाएं देखनी है कि कौन सी खेल क्रियाएं हैं, क्या क्रियाएं हैं जो बच्चों के लिए उस शॉर्ट टर्म गोल को मैं उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो हमारे पास हमारे जो यूनिट है इसमें हमने कई उदाहरण आपको दिए हैं कि बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है और उसको शॉर्ट टर्म गोल में किस प्रकार से हमें विभाजित करना है। तो उसी पे आज हमारा जो प्लानिंग द करिकुलम वाला हमारा जो टॉपिक है, इसी पे हम आज और गहराई से बात करेंगे कि क्यों हमें करिकुलम प्लान करना है। तो पहले यहाँ से ही बात शुरू करते हैं कि करिकुलम प्लान करने की आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी फॉर प्लानिंग द करिकुलम। तो पहली तो एक बात, हमें करिकुलम प्लानिंग इसलिए लेनी है क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम जो पूरे दिन बच्चों के साथ 4 घंटे काम करेंगे, उसको एक दिशा मिलती है। हमें ये क्लैरिटी रहेगी अगर हमने प्लानिंग करी है कि क्या एबिलिटीज़ और स्किल्स बच्चों में विकास हो रहा है और कब तक, हमारा क्या प्लान है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का क्या प्लान है। और इससे हम इससे भी बचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर हम प्लान नहीं करें तो ये पॉसिबल है कि हम कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर तो बहुत जोर दे दें और कुछ एस्पेक्ट्स को हम केवल निगलेक्ट कर दें, ये भी हो सकता है। तो हम जब हम प्लान करते हैं तो हम उसमें प्लानिंग में चेकिंग कर सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे कुछ विकास के क्षेत्रों पे ज़्यादा मेरा एम्फेसिस हो गया हो। तो ये बात हमें आगे जैसे जैसे हम करिकुलम देखेंगे हमें ये बात और क्लियर होती जाएगी। तो अब देखते हैं कि स्टेजेस क्या हैं, किस प्रकार हमें करिकुलम प्लान करना है। करिकुलम प्लान करने के लिए हमारा पहला स्टेप है कि हमें जो है लॉन्ग टर्म गोल्स बताने हैं, निर्धारित करने हैं। अब ये लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, कौन देगा हमें, मिले हुए भी हो सकते हैं, हमें खुद भी निर्धारित करने पड़ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर तो हमें करिकुलम ऑलरेडी मिल चुका है तो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स निर्धारित नहीं करने हैं, वो तो किसी ने हमें, हमारे अथॉरिटी ने या कोई स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें दे दिया है। परंतु फिर भी हमें ये जानकारी तो हो कि स्टेप्स क्या हैं, और ये जानकारी रहेगी तो हमें अगर बना बनाया करिकुलम भी मिलता है तो हम उसका एक तरीके से उसको क्रिटिकली देख सकेंगे कि भाई सही है या नहीं, और अपनी आवाज़ कहीं तक पहुंचा पाएंगे कि हमें ये लगता है कि इसमें इस प्रकार से ये सही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के बाद हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म्स के बाद हमें शॉर्ट टर्म गोल्स की पहचान करनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स के बाद हम खेल क्रियाएं ढूंढते हैं, उनका चयन करते हैं, चुनाव करते हैं जो उन शॉर्ट टर्म गोल्स को हमें प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और उसके बाद फिर हम डेली और वीकली शेड्यूल्स कि आज पूरे धर्म में गोल तो कर लिया, पर आज एक्चुअली क्या होगा, हर आधे घंटे के स्लॉट में मैं करूंगी क्या बच्चों के साथ, यानी वो डेली और वीकली शेड्यूल हम करेंगे, बनाते हैं। और फिर उसके बाद यही नहीं कि हमने क्रिया कर दी और जो हुआ सो हुआ, हमें ये भी देखना है कि क्रिया हमारी सही थी या नहीं, और बच्चों का जिस
डायरेक्शन में हम विकास चाह रहे थे वो हुआ कि नहीं। तो यानी बच्चों को और खेल क्रियाओं दोनों का ही हमें मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन चरणों को आइए हम थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे क्या हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे वो गोल्स, वो एबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं, वो मूल्य हैं, या वो कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं या संकल्पनाएं हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चे ग्रहण कर लें जब तक वो हमारे सेंटर में रहेंगे। यानी बच्चे अगर हमारे साथ 1 साल 2 साल हैं तो वो कौन सी स्किल, एबिलिटीज़, कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूज़ हैं जो हम समझेंगे कि बच्चे हमारे सेंटर में रहने के दौरान और जाने तक बच्चे वो अर्जित कर लें। अब हमें क्या लॉन्ग टर्म गोल्स का, कैसे लॉन्ग टर्म गोल्स का चुनाव करना है? वो ऐसे हों कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हों। और सर्वांगीण विकास हमारे को याद है कि हमारा डेवलपमेंट कौन से क्षेत्र में है? फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हमारा पूरा जो करिकुलम है वो बच्चों के ये सारे सर्वांगीण विकास को डेवलप करता हो। अब इसी समय अपने आप जहाँ पे भी जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं, आप एक अपने मन में सोचिए कि आपका जो करिकुलम है क्या वो ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहा है बच्चे की, या किसी एक विशेष क्षेत्र में ही उसका फोकस है। खासकर हो सकता है कि केवल फॉर्मल टीचिंग पे ही हमारा फोकस हो। और जब हमारा जो ये सारे जो हमारे गोल्स हैं, जब ये बच्चों की ज़रूरतों, उनकी एबिलिटीज़ और उनके इंटरेस्ट पे आधारित होते हैं, यानी हम वो लॉन्ग टर्म गोल्स चुनें जो बच्चों की एबिलिटीज़ के अनुरूप हो, वो लॉन्ग टर्म गोल्स चुनें जो बच्चों की नीड्स के अनुरूप हो। नीड्स कैसे? कि उनके अभी विकास की क्या ज़रूरत है। और ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स चुनें जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, तो हम शब्द कई बार सुनते हैं, पर इस बाल केंद्रित से हमारा तात्पर्य क्या है ये हम कई बार नहीं समझते हैं। तो बाल केंद्रित मतलब हर जो डिसीजन है हमारा वो बच्चे को मद्देनज़र रख के बनाया जाए, ना कि हम अपनी सुविधा या अपना कार्य पूरा करने के लिए वो डिसीजन ले। तो बच्चे को क्या आवश्यक है, बच्चों का विकास इससे होगा कि नहीं, क्या यही समय है इस क्रिया, इस स्किल में बच्चों को डालने का? हम 2.5 साल के बच्चों से जो अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वो 2.5 साल के बच्चे से की जानी चाहिए या 4.5 वर्ष के बच्चे से की जानी चाहिए? और 4.5 वर्ष से जो अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वो उससे की जानी सही है या 6 वर्ष? तो जब हम ये सोच के अपने गोल्स निर्धारित करते हैं तब हमारा करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो अब हम ये भी सोचें थोड़ा अपने मन में कि जो हमारा करिकुलम चल रहा है प्री स्कूल का हमारे केंद्र में जो भी है, क्या वो चाइल्ड सेंटर्ड है, या क्या वो जो अगली क्लास में बच्चा जाएगा प्राइमरी में उसकी ज़रूरतों के आधार पे हमने बच्चे का प्री प्राइमरी करिकुलम बनाया है, भले ही वो बच्चे के लिए उपयुक्त है या नहीं है। और जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये इस पे भी डिपेंड करते हैं कि किस उम्र के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। यानी 0 से 6 जन्म से 6 महीने के में भी हमारे पास आपका केंद्र अगर क्रैश है तो वहाँ पे छोटे बच्चे आ रहे हैं। अगर आपका जस्ट एक अभी प्ले स्कूल है तो हो सकता है वहाँ 2.5 से 3 वर्ष के बच्चे आ रहे हैं, और अगर आपका प्री प्राइमरी सेक्शन है तो वहाँ 4 से 6 वर्ष के। तो हर वर्ष के बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स अलग अलग होंगे, और ये इस बात पे निर्धारित होंगे कि उस उम्र का बच्चा फिलहाल क्या कर सकते हैं और अगले 1 साल में हम उन्हें कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और वो ले जाना चाहते ही हैं केवल नहीं, कहाँ तक उनको ले जाना उचित है। चाहते तो हम शायद बहुत कुछ हैं जो उचित भी नहीं है, तो कहाँ तक हम उनको ले जाएं जो उनके लिए उचित है। तो हमने अपने आपका जो यूनिट है, जैसे कि मैंने बोला, हमारे पास 5 विकास के क्षेत्रों में हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं यूनिट्स में। फिजिकल एंड मोटर गोल इन्फेंट्स के लिए, टॉडलर्स के लिए, प्री स्कूलर्स के लिए, उसी तरीके से संज्ञानात्मक मानसिक विकास के लिए गोल्स तीनों उम्र में, भाषा विकास के लिए तीनों उम्र में, सामाजिक और भावात्मक विकास के लिए तीनों उम्र में। तो एक उदाहरण लेके समझते हैं कि हमारा क्या मतलब है लॉन्ग टर्म गोल्स के, क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्री स्कूल बच्चों के लिए, यानी 3 से 6 साल की उम्र में लॉन्ग टर्म गोल्स, यहाँ लॉन्ग टर्म गोल्स शब्द मिसिंग है तो सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पे होना चाहिए था लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर प्री स्कूलर्स। तो क्या हम जब बच्चे हमारे साथ 1-1.5 वर्ष सेंटर में रहेंगे या 2 वर्ष, तो हम क्या उनके लिए क्या हमारा विजन है, हमारी क्या सोच है कि उनका मानसिक विकास में वो क्या समझेंगे।
तो हमने हमारे को जो हमारी समझ में आई और जो यूनिट्स में हमने लिखा है वो ये है कि एक तो बच्चे सबसे पहले सकारात्मक रवैया अपनाएं सीखने के प्रति। तो देखिए कितनी ब्रॉड बात हम कर रहे हैं, हम यहाँ से नैरोली बात नहीं कर रहे हैं कि वो 3 लेटर वर्ड्स जान जाएंगे या कोई 1 to 20 की गिनती। हम पहले एक बहुत ही बड़ी एक बात लेके चल रहे हैं कि लर्निंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हम ये गोल रखते हैं तो ये हमें डायरेक्शन देता है कि हमें बच्चों के साथ किस प्रकार की एक्टिविटीज करनी है, बच्चों के साथ हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर हम उनकी हर चेष्टा के प्रति उनको बहुत नेगेटिव फीडबैक देते हैं, मान लो हमने अपने बच्चे की औपचारिक हमारा प्रणाली चल रही है, ABC क ख ग लिख रहे हैं और बच्चे वही लगातार कॉपी पे लिख रहे हैं और आपके नज़रिए से बच्चे ने सही नहीं लिखा है, उसकी क की फॉर्मेशन या ए की फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, तो आप एक क्रॉस लगा देते हैं। अब आप बताइए अगर बच्चे को लगातार साल भर में कॉपी में कई क्रॉस मिलते हैं तो मेरा को क्या पॉजिटिव, मेरा एटीट्यूड क्या बनेगा स्कूल के प्रति? मेरा क्या सुबह उठ के रोज आना को मन करेगा वहां स्कूल में? दिस इज लाइक कि अगर हमारे को अपने ऑफिस में हम आ रहे हैं और हमारी प्रिंसिपल या हमारा बॉस हमें हर बात हमें फीडबैक करता है, सुबह की हमारी ग्रीटिंग ही होती है विद अ नेगेटिव दिस थिंग, तो विद अ क्रिटिकल, हमारे काम के प्रति उनको पसंद नहीं है, तो हमारा क्या एटीट्यूड रहेगा ऑफिस आने का? तो यही हम सोचें कि हम जो बच्चों को दिन भर 3-4 घंटे फीडबैक, और वो भी बिल्कुल सबसे द यंगेस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, हमारा उनके फीडबैक क्या है? तो ये हम सोचें। अगर हमारे, क्या हम सोचते भी हैं कि ये हमारा एक गोल होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग? हम में से कितने स्कूल्स में हमने इसको अपना एक लॉन्ग टर्म गोल माना है? और देखते हैं, एक और हमने जो सुझाया है वो ये है कि बच्चे अपने आसपास के दुनिया की खोजबीन कर, डिस्कवर, क्योंकि हमने ये बात करी है कि बच्चे खुद डिस्कवर करके सीखते हैं। हम उनको बता देते हैं और वो याद कर लेते हैं, वो भी करते हैं बच्चे, परंतु दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन। जो हम खुद स्वयं करके काम करते के सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। एंड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, लर्निंग बाय योर ओन एफर्ट इज मोर परमानेंट देन जस्ट मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय द टीचर। तो बच्चों को हम हमारा एक ये लॉन्ग टर्म गोल हम सुझा रहे हैं कि बच्चों को उनके आसपास की दुनिया का अन्वेषण करने के मौके दें, और ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी उनको प्रॉब्लम्स, यहाँ से कोई हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। बाय प्रॉब्लम्स वी ओनली मीन सिंपल थिंग्स विच चिल्ड्रन फाइंड क्यूरियस, विच दे फाइंड इंटरेस्टिंग, जो वो हल करना चाहते हैं। कि मान लो वो कुछ भी हो सकता है कि इस बॉक्स के अंदर ये वाले तो मेरे ब्लॉक्स जो हैं ये फिट नहीं हो रहे, मैं कैसे फिट करूं? तो एक तरीका है कि टीचर ने उठाए सारे ब्लॉक्स और फिट कर दिए, और दूसरा तरीका है कि बच्चों से कहा कि नहीं आप खुद ट्राई करो, देखो अच्छा ऐसे नहीं हो रहे तो आपको क्या लगता है कैसे होंगे? तो जब हम अपनी रोजमर्रा की बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इस तरीके का एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखते हैं या अप्रोच रखते हैं, तो वी आर एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है। एक और हमारा लॉन्ग टर्म गोल है शार्पन द सेंसरी अवेयरनेस बाय हेल्पिंग देम टू डेवलप देयर वेरियस सेंसरी एबिलिटीज। हम जानते ही हैं कि जो सेंसेस जो हैं दे आर अ विंडो टू द वर्ल्ड। हम सब कुछ छू के, सूंघ के, स्मेल करके, टच करके इत्यादि हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो हमारा एक प्री स्कूल का एम है कि बच्चों की ये सेंसरी एबिलिटीज को हम और डेवलप करें। फिर हम बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं। अब ये साइंटिफिक एटीट्यूड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लेबोरेटरी बनाएंगे और वहाँ बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हमारा सिंपल मतलब ये है कि हम बच्चों को देखने के, ऑब्जर्व करने के मौके दें, और ऑब्जर्व करके उनको वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्री स्कूल में बच्चों को कहा चलो अच्छा एक ये करके देखते हैं कि एक गीला कपड़ा लेते हैं और 2 गीले कपड़े लेते हैं। एक गीले कपड़े को बाहर रख देते हैं जहां धूप है, और एक गीले कपड़े को क्लास में ही रख देते हैं। तो चलो आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा? तो इस प्रकार का अनुमान से पहले हम बच्चों से कई रिस्पॉन्सेज ले लें, और इनफैक्ट अपने बोर्ड पे हम लिख भी सकते हैं कि अच्छा 10 बच्चों ने बोला ये और 10 बच्चों ने बोला वो, और फिर हम ये रख दें कपड़ा। और अगर गर्मी का मौसम है तो 1-2 घंटे जब तक आपका दोपहर को प्री स्कूल खत्म होने वाला है, कपड़ा सूख भी जाएगा जो आपने बाहर रखा होगा। तो फिर आप बच्चों को एक्चुअली ऑब्जर्व करने को कहें, उनसे कहें कि चलो जाओ अब आप देखो, छू के देखो दोनों कपड़ों में से कौन सा सूखा, और फिर उनसे पूछें कि आपको क्यों लगता है कौन सा क्यों सूखा, पहले क्यों सूखा, बाद में क्यों सूखा, ये वाला कब सूखेगा, इत्यादि।
तो इस प्रकार जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करके स्वयं ही कंक्लूजन पे आने का मौका देते हैं तो हम एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं. अब ये मेरे सभी एग्जाम्पल्स को बताते हुए आप खुद इस बात का मनन करें कि आपके स्कूल के लॉन्ग टर्म गोल्स में या आपके दिन भर की पढ़ाई में कितनी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और कंक्लूजन स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं. सिमिलरली हमारा एक और लॉन्ग टर्म गोल है कि बच्चों में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हम फॉस्टर करें. अगर आपके पास अब आजकल तो जैसे मैं कह रही हूँ लगभग सभी केंद्रों में बहुत सामान उपलब्ध है. पॉइंट ये है कि वो सामान अलमारियों में से बाहर निकल के आना चाहिए. अब अगर हमने वो सामान बाहर रखा तो बच्चों को चूज करने दें कि ये सामान है, आप में से कौन कौन से बच्चे किस सामान से कब कब खेलना चाहते हैं. तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें केओस हो, थोड़ा सा कोई बच्चा बोलेगा ये वो, थोड़ा सा आपका ऑर्गेनाइज नहीं होगा, इट इज पॉसिबल. बट इसके बाद जब बच्चे तुरंत खुद डिसीजन लेंगे तो एवरीथिंग विल बी बैक इनटू ऑर्डर. तो हमें ये आवश्यक नहीं है कि केवल टीचर ही डिसाइड करके बचाए तुम ये और तुम ये, और उसमें बाकी बच्चे जो हैं वो आपकी बात वो मानेंगे ज़रूर, परंतु पॉइंट हमें ये देखना है कि उसमें से हम बच्चों की क्या स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं. कुछ और हमने ये लिखे हैं बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स. जल्दी से मैं इनको पढ़ देती हूँ कि बच्चों की हमने बात करी थी सारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ मैचिंग, ग्रुपिंग, इनकी हम बात कर चुके हैं कि बच्चों के प्री स्कूल उम्र में बच्चे ये सब एबिलिटीज़ उनकी डेवलप होती हैं. तो इनको बढ़ावा देने के लिए हमें क्रियाएं, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है. हम बच्चों को कॉन्सेप्ट्स डेवलप करवाना चाहते हैं, वो भी हमने बात की थी हमारे यूनिट 22 में. कॉन्सेप्ट्स फिजिकल वर्ल्ड के हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं ताकि बच्चे अपनी आसपास की एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस को समझें. हम बच्चों को क्रिएटिव होने का, हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है कि चिल्ड्रन डेवलप देयर क्रिएटिविटी. तो उनको क्रिएटिव होना का देना हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है. उनका अटेंशन स्पैन बढ़े, क्योंकि बड़ी आगे क्लास में जाना है तो उनको किसी भी कार्य पे ज़्यादा समय तक ध्यान देने की ज़रूरत हो कि मेमोरी बढ़े और वो डायरेक्शंस उनमें डायरेक्शंस फॉलो करने की और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की यानी समझने की वो एबिलिटी उभरे. तो ये हमारे हैं कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स. इसी तरीके से आप यूनिट जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सोशल, लैंग्वेज इत्यादि सबके लिए हमने लॉन्ग टर्म गोल्स बताए हैं. अगला स्टेप है, जैसे कि हम बोल चुके हैं करिकुलम प्लानिंग में, वो है शॉर्ट टर्म गोल्स. एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि इट इज़ पॉसिबल कि आप जिस सिनेरियो में काम कर रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है. ऑलरेडी आपको बड़ा बनाया करिकुलम मिल रहा है, दैट्स राइट. परंतु एटलीस्ट आपको अपने को जो करिकुलम आपको मिला है उसको एक आलोचनात्मक ढंग से देखने की आप में एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए इस कोर्स को करने के बाद. इसलिए हम इस चीज़ को ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं. तो ये ना सोचें कि आज मैं लॉन्ग टर्म गोल, तो मेरे को तो कुछ करना नहीं है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है. परंतु आपका रोल आज ये है, कल को कुछ और भी हो सकता है. कल को आप एक स्कूल लीड कर सकते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये प्रोसेस क्या है लॉन्ग टू शॉर्ट एंड टू डेली एक्टिविटीज़ आने का. तो लॉन्ग टर्म गोल्स जब निर्धारित हो गए तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है शॉर्ट टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स यानी ये जो हमने इतने ब्रॉड बातें की थी, ये ब्रॉड बातें तो हमें ये सोचना है ना कि साल भर में ये हम कैसे करेंगे. तो यानी जो इतने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हैं हमें उसे मंथली, बाय मंथली या क्वार्टरली, हर 1 महीने में या हर 2 महीने में या हर 4 महीने में हम क्या अचीव करना चाहते हैं. वंस अगेन ये उस स्कूल की या उस सेंटर की अपनी समझ हो सकती है कि वो मंथली, बाय मंथली या क्वार्टरली गोल्स बनाना चाहता है, दैट इज़ फाइन. और ये हमारा कहाँ से शुरू होगा? आज हमारे पास बच्चे आए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि उनमें कॉन्सेप्ट्स ये डेवलप हो, परंतु वो आज हम पे आए हैं तो आज उनकी क्या एबिलिटी है, आज वो क्या कर सकते हैं. जो भी हमें बच्चों को सिखाना है वो आज कर सकते हैं उसका बेस बना के कराना होगा. तो हमें बच्चों का आज क्या लेवल है, आज वो क्या जानकारी रखते हैं, उसका पता करना ज़रूरी है और उसके आगे उसके ऊपर अपना करिकुलम बनाएं. तो यहाँ 2 बातें हैं कि हम अक्सर तो ये सोचते हैं कि बच्चे कुछ जानते ही नहीं है, हमें ही उन्हें बताना है. तो ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं. हमारा ये काम है ये जानना कि वो क्या जानते हैं, और जो वो जानते हैं उसको मैं आगे उसी को आधार बना के, सपोजिंग सो नाउ आपको पता चला कि अरे आपके क्लास के बच्चे तो बर्ड्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, करीबन 10-5 बच्चों को बहुत कुछ पता भी है बर्ड्स के बारे में. हो सकता है उनके घर पे वो कोई
पोल्ट्री फार्म हो, मुर्गी का फार्म हो, जिसके कारण उनको बहुत कुछ पता है उसके बारे में, हो सकता है किसी और कारण से उनको पता हो। तो अब आपने ये देखा कि अच्छा बर्ड्स उनका इंटरेस्ट एरिया है, तो इसको लेके मैं क्या कर सकती हूँ, बर्ड्स के साथ क्या एक्टिविटीज करा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि उनको बर्ड्स के बारे में और जानकारी पता चले, क्या बर्ड्स के आधार पे मैं कोई क्लासिफिकेशन, सीरिएशन एक्टिविटीज करा सकती हूँ, क्या बर्ड्स के आधार पे मैं कोई मैचिंग, काउंटिंग एक्टिविटी करा सकती हूँ, क्या बर्ड से रिलेटेड कोई ड्राइंग या और किसी किस्म का ड्रामेटाइजेशन संभव है, क्या कोई राइम है बर्ड से रिलेटेड जो मैं कर सकती हूँ। तो इसमें जब हम इस प्रकार से अपने करिकुलम या अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोचेंगे तो हम वहाँ से चल रहे हैं। इमर्ज, जैसे ये लाइन लिखी है, इस लाइन का मैं इस समय उल्लेख कर रही हूँ कि दे इमर्ज फ्रॉम द इमीडिएट नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। सो इंटरेस्ट बच्चों का पता किया और पता किया कि ओह अच्छा, बच्चे तो अभी इस स्टेज पे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें क्लासिफिकेशन की समझ नहीं है, सो आई वॉन्ट टू talk to them about classification. So how I can use their interest in birds to develop activities which can foster their understanding of, let us say, classification or counting or seriation. So long term goals जो हैं ये short term goals में break up हो जाते हैं और short term goals specific हैं, long term goals हमारे broad थे। और short term goals जैसे ही हम करते हैं तो हमारे को माइंड में एक आइडिया बनने लगता है कि किस प्रकार की प्ले एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत ब्रॉड हैं, डेवलप एन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, बहुत ब्रॉड बात है। अब इसको शॉर्ट टर्म गोल में जब हम डालेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार की प्ले एक्टिविटीज़ एक्चुअली अब बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। तो ये हमने एक उदाहरण भी दिया है और टेक्स्ट में कई उदाहरण भी हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में कैसे डालना है। सो जैसे कि मैंने बोला था, हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल था हेल्पिंग प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट, यानी बच्चों को उनके वातावरण संबंधी ज्ञान को हम बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा ब्रॉड गोल है। अब इसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, देखिए हमने देखा कि एक टीचर ने 2 महीने के पीरियड में उसने सोचा, उसने क्या लिया एनवायरनमेंट का, उसने कौन सा एस्पेक्ट उठाया, उसने प्लांट्स का एस्पेक्ट उठाया और एनिमल्स। तो उसका शॉर्ट टर्म गोल 2 महीने के लिए है कि मैं बच्चों की प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं इस समझ का विकास करने के लिए एक्टिविटीज करूंगी और किन्हीं 5 एनिमल्स के बारे में उनके जानकारी को और विस्तृत करने का के संबंध में एक्टिविटी करूंगी। तो उसने नो अबाउट देयर एनवायरनमेंट जो लॉन्ग टर्म गोल था, इसको पहले 2 महीने में शॉर्ट टर्म गोल हाउ प्लांट्स ग्रो एंड 5 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट 2 महीने में देखें उसने क्या लिया, शी डिसाइडेड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लोटिंग, सिंकिंग, हेवी एंड लाइट। तो ये सभी जो हैं हमारे ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे को समझ में आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ इसके ऊपर से की जा सकती हैं और ये हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये देखिए, दिस इज रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस वाज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑल इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये एस्पेक्ट हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था। और फिर उसने सोशल एनवायरनमेंट भी ली है। सो थर्ड हर गोल इज दैट शी वांटेड नेक्स्ट 2 मंथ्स में कि अलग अलग क्लाइमेट्स या डिफरेंट लाइफस्टाइल के में रहते हुए लोगों का क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, उनके क्या क्लोथ्स हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी। और यहाँ पे भी वो बहुत स्पेसिफिकली अपने प्लानिंग कर लेती है कि मैं 2 एरियाज, हिली एरिया और डेजर्ट में रहने वाले लोगों के क्या डिफरेंसेस हैं रहने में, क्लाइमेट में, रहन सहन में, खाने पीने में, उसके आधार पे बात करूंगी। तो ब्रॉड हमारा जो गोल लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, हर 2 महीने के लिए टीचर ने इसमें स्पेसिफिक एक अपना शॉर्ट टर्म गोल बना लिया। और शॉर्ट टर्म गोल बनाते ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए लॉन्ग टर्म गोल का, हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। हम चाहते हैं कि बच्चों में बातचीत करने संबंधी कौशल हों। तो अब बातचीत में क्या क्या इन्वॉल्व है, बातचीत में इन्वॉल्व है कि पहले तो बच्चों को मौके मिले कि वो एक दूसरे से बातचीत करें, डिस्कशन के मौके मिले, क्वेश्चनिंग के मौके मिले और बच्चों को सुनना भी आना चाहिए। तो ये सारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उन्होंने जो हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को डेवलप करेंगे। एक और जो हमारा गोल है वहाँ पे हम चाहते हैं कि प्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर, उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बिहेवियर आ जाए जब तक वो हमारे सेंटर से निकले। तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं ओके शुरू में मैं पहले 2 महीने इस पे फोकस करेंगे कि बच्चे खेलने के बाद या काम करने के बाद मेरी
अपने उनसे कहेंगे कि मेरी आपको हेल्प करनी है एरिया को टाइडी अप करने के लिए। उसके अगले 2 महीने में आपका ये गोल हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल की लंच जो अब तक मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ अब मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी, अब मैं बच्चों को बोलूँगी कि मील टाइम्स में बाय रोटेशन कभी इन 2 बच्चों की, कभी उन 2 बच्चों की, कभी उन 2 बच्चों की बारी है और आपको लंच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है वो हमने स्पेसिफिक हम आ गए हैं थोड़े से और स्पेसिफिक चीज़ें बता दी हैं हमने और हम शॉर्ट टर्म गोल की तरफ बता रहे हैं। अब कुछ तो जो ये शॉर्ट टर्म गोल है, यहाँ पे सिलेक्टिंग प्ले एक्टिविटीज़ में जाने से पहले एक बार मैं दोबारा यहाँ पे वापस जाना चाहती हूँ। देखिए ये जो हमारे गोल हैं इंडिपेंडेंट होने का या जो ये वाला हमारा पहला वाला गोल था कॉन्वर्सेशनल स्किल्स पे आने का, अब ये शॉर्ट टर्म गोल लगभग हमें पूरे साल ध्यान में रखना है, इनको हमें इस पे फोकस रखना है, फिर इस पे फिर वापस इन पे आना है। परंतु ये जो हमारे गोल्स थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये इन अ वे इट इज़ पॉसिबल कि हम प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर वापस आएँ और ना भी आएँ, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के जो हम फोकस करना चाहेंगे, इसके अलावा भी वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। तो कुछ तो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स की थीम्स जो हैं ये 2-3 महीने के बाद हो सकता है हमें और हम ना उठाएं, और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स की जो थीम्स हैं जैसे ये कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना बात करने की, ये हो सकता है हमें हर दूसरे तीसरे तिमाही में या हर बाय मंथली उसमें हमारा इन पे फोकस बना रहे, हम ऐसा भी चाह सकते हैं क्योंकि कई चीज़ों को पनपने में बच्चों में उभरने में समय लगेगा। तो यहाँ पे ये एक बात है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि प्ले एक्टिविटीज़ बच्चे कैसे प्ले एक्टिविटीज़ हम किस प्रकार सिलेक्ट करें। अब शॉर्ट टर्म गोल तो बना लिए बट दिस गोल still does not tell us that what is the specific activity. Okay, my goal is that I want to strengthen their understanding of animals, or my goal is I want to strengthen their understanding of how plants grow. But I have still the next step is left कि actually मैं class में क्या करूँगी. I want them to know listening skills, fine. I want them to know conversation skills, fine. But actually class में मैं क्या करूँ कि conversation skills और listening skills develop. Yeah. Okay, so we are back with you again and we were talking about how to formulate, how to select the play activities for meeting the short term goals. तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं स्लाइड के ऊपर देखते हुए। हमारा शॉर्ट टर्म गोल था हेल्पिंग टॉडलर्स डेवलप आई हैंड कोऑर्डिनेशन। हम चाहते थे कि बच्चों का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है ये कैसे डेवलप हो, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल था। तो क्या प्ले एक्टिविटीज़ रख सकते हैं हम इसके साथ? हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को पेपर पे स्क्रिबलिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, फिंगर पेंटिंग उनके लिए पॉसिबल है। जिग्सॉ पजल्स जो थोड़े से मोटे उनके वो बहुत महीन बारीक वाले जिग्सॉ पजल्स नहीं, जो थोड़े से एक चित्र मान लो 2 या 3 उसमें कटा हुआ है, वो वाले नहीं जो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाते हैं जिसमें एक चित्र 10-12 पीसेस में कटा होता है। सिंपल वाले जो जिग्सॉ पजल है वो कर सकते हैं। बीड्स को मोतियों को धागों में पिरो सकते हैं। बच्चों के लिए ये मोती मोटे होंगे क्योंकि हम टॉडलर की बात कर रहे हैं। तो जहाँ से हमने तय किया कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, उसके बाद हमें एक्टिविटीज सूझनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे टॉडलर्स का उदाहरण देते हुए बताया है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स से कैसे हमें प्ले एक्टिविटीज करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट द चिल्ड्रन टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कलर के साथ लेते हुए हम किस प्रकार की एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कलर हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, क्या हम एक्टिविटीज कर सकते हैं? तो हम मैचिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने लाल और ग्रीन कार्ड्स लिए और बच्चों को बोला एक जैसे कार्ड्स इकट्ठे करो। हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि अच्छा सभी हरे रंग के आपके प्री स्कूल के कमरे में, आपके कमरे में जितने भी हरे रंग के चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करिए। हम रंगों का नाम बच्चों को बताने को कह सकते हैं, लेबलिंग। हम मान लो बच्चों के साथ बाहर स्कूल के गार्डन में नेचर वॉक पे गए हैं, तो चलते चलते बच्चों का ध्यान फ्लावर्स के कलर्स की ओर आकर्षित कर सकते हैं। एनिमल्स जो हैं उनके कलर्स की ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। हम मान लो किसी दिन क्लास में ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छा जिन सब लोगों ने आज काले रंग के जूते बनाए हैं वो एक ग्रुप बनाएं, और जिनके जूते किसी भी और रंग के हैं वो एक अलग ग्रुप बनाएं। सो द शॉर्ट टर्म गोल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कलर, वी हैव थॉट ऑफ सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू this particular goal which we want to foster. Now अब जब हमने प्ले एक्टिविटीज भी सोच ली
तो अब अगला काम है हमें ये सोचना है कि अब ये प्ले एक्टिविटीज़ पूरे दिन में आयोजित कैसे करनी है। जो पूरा दिन सुबह 4 घंटे हमारे साथ बच्चे हैं, कैसे होगा? क्या ये होगा कि जब मेरा मन आया हम एक कर लें, या जिस चीज़ का हमारे पास सामान है वो हम कर लें? कैसे डिसाइड करेंगे? कोई रूल है क्या शेड्यूल बनाने का? नाउ वंस अगेन, हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी आपको शेड्यूल दिया गया हो और एक्चुअली आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है उस शेड्यूल को बदलने की। सो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, बट वंस अगेन एटलीस्ट आप उस शेड्यूल को क्रिटिकली तो देखें, एक आलोचनात्मक नज़रिया लें उस शेड्यूल के प्रति और ये देखें कि क्या ये शेड्यूल के प्रिंसिपल्स, इज इट बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग? तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं उसको देखते हैं एक नज़र। तो एक मेन चीज़ जो हमारे को शेड्यूल में वो देखना है कि क्या जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, आर दे अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चिल्ड्रन? क्या ये बच्चों की एज के लिए उचित है? तो प्ले एक्टिविटीज़ करने के बाद हमने डेली शेड्यूल बनाया। अगर हमें डेली शेड्यूल खुद बनाना है तो हम ये चूज़ करें कि जो हम एक्टिविटी उसमें डालेंगे वो बच्चों की एज के आधार पे हो। अगर हमारे को ऑलरेडी मिला हुआ है तब भी हम एटलीस्ट ये उसे क्रिटिकली एनालाइज करें दैट इज़ इट अकॉर्डिंग टू देयर चिल्ड्रंस एज। दूसरी हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि क्या हर एरिया ऑफ डेवलपमेंट सप्ताह में उस पर फोकस है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है पूरे सप्ताह। वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे शेड्यूल में अगर आउटडोर प्ले या अगर इंडोर में भी विगरस एक्टिविटी की प्लानिंग नहीं है तो हमारा शेड्यूल, इसका मतलब वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। हम लोग में से हो सकता है कुछ लोग कहें कि हमारे तो सेंटर में बाहर खेलने की जगह ही नहीं है तो हम फिजिकल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? ओके, बट अगर हमारे पास एक स्पेशियस रूम है जो कि कई जगह पे है, कई स्कूल्स में देयर आर क्वाइट बिग स्पेशियस रूम्स, कैन द एनवायरमेंट ऑफ द इंडोर environment be changed or modified or altered that there is the opportunity for children to engage in gross motor activity in the indoor area only? अगर ऐसा भी हमने किया है तो अगर हमारे पास बाहर नहीं है खेलने के लिए जगह तो भी हम बच्चों की ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का विकास कर सकते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बहुत फोकस जो है वो इन्फॉर्मेशन पे दे दिया, हम बहुत चीज़ें बच्चों को इन्फॉर्म करके बता रहे हैं और हमारा उतना फोकस उनकी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी पे नहीं है। ऐसा तो नहीं है। तो हमें ये चीज़ें अगर खुद शेड्यूल बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्ले एक्टिविटी हो जो इन सब चीज़ों को एड्रेस करें, और खुद नहीं बना रहे हैं तो अपने शेड्यूल पे एक आलोचनात्मक दृष्टि डालें। और हमें क्या ध्यान में रखना है ये करते समय कि ये जो बात है कि हर एरिया के विकास के लिए, हर एरिया की डेवलपमेंट के लिए कोई एक्टिविटी हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है या कोई इसमें ये सोचने की बात नहीं है अरे ये कैसे होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर एक्टिविटी विकास के कई क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करती है। तो जैसे कि हमने अभी पिछले 3-4 टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र में लगातार बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी है, तो स्टोरी टेलिंग आपका लगभग ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू अ स्टोरी, लिसनिंग स्किल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप बच्चों से बीच बीच में क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा होता तो, वैसा होता तो। आप उनका मानसिक विकास प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। मान लो स्टोरी के बाद बच्चे उसी के ऊपर आधारित ड्राइंग कर रहे हैं या क्ले से कुछ बना रहे हैं, तो इमेजिनेशन के साथ साथ फाइन मोटर एक्टिविटी का भी उनका विकास हो रहा है। बच्चे स्टोरी के कैरेक्टर्स में, स्टोरी के प्लॉट में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अलग अलग भावनाएं महसूस कर रहे हैं, उन भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास भी हो रहा है। तो एक एक्टिविटी जो है वो कई तरीके से विकास को प्रोत्साहित करती है, परंतु तभी जब कराने वाला व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखे, क्योंकि जब आप ध्यान में रखेंगे केवल तभी ही आप उस एक्टिविटी को उस तरीके से कैरी आउट करेंगे, वरना आप
एक ही तरीके से या जैसे करते आए हैं हम वैसे ही एक्टिविटी करेंगे। अगर हमें ये पता होगा कि स्टोरी टेलिंग का पोटेंशियल है फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट, तब तो हम स्टोरी वैसे सुनाएंगे, वरना हम जैसे है वैसे स्टोरी सुना लेंगे। और अभी तो हमने पिछले वाले उसमें भी ये जानकारी प्राप्त करी थी कि जब हम स्टोरी बुक लेके बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं और उसके बाद बच्चों को स्टोरी बुक्स को हैंडल करने का मौका देते हैं, तो एक्चुअली उससे बच्चों के कैसे लिटरेसी के बिहेवियर्स जो हैं उनको कितना समझ में आती है कि स्क्रिप्ट और बोली और लिखी भाषा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और कई बार वो अपने आप ही नीचे उंगली लगा लगा के कहानी बोलते हैं, प्रिटेंडिंग टू रीड। तो ये एक एग्जाम्पल आपको मैं दोबारा पुनः स्मरण करा रही थी कि कैसे एक एक्टिविटी के थ्रू ही हम विकास, विभिन्न एरियाज में विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे हमारे पास ज़रूर कुछ एक्टिविटी हो विगरस प्ले के लिए। वंस अगेन, या अगर हमारे बाहर का स्पेस लिमिटेड है तो कुछ और सोचें, हम नेचर वॉक पे ले जाएं। अगर आधा किलोमीटर दूर कोई पार्क है तो कम से कम हफ्ते में 2 बार उस पार्क में जाएं। विकल्प बहुत हैं, इमेजिनेशन और एफर्ट ऑफ द टीचर इज रिक्वायर्ड। और क्या हमारे सिद्धांत हैं कि कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज हमारे पे होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज एंड फ्री प्ले एक्टिविटीज। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज वो हैं जो टीचर निर्धारित करती है बच्चों को कोई विशेष संकल्पना एक्सेट्रा सिखाने के लिए। तो मान लो अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को प्लांट्स, हाउ प्लांट्स ग्रो पे कराना चाहती हूँ, तो मैं आई में डिसाइड टू पॉट, सब बच्चा एक पौधा उगाएंगे, इस पे हमारी एक बात हो सकती है। हर कोई इसी को एक छोटे छोटे पौधे में लोग बीज बोएंगे, ऐसी मेरी एक्टिविटी हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि टीचर ने एक स्ट्रक्चर बांध दिया। और फ्री प्ले यानी जब हम कई बार मान लो इंडोर प्ले का मटेरियल लेआउट कर देते हैं अलग अलग कॉर्नर्स में और बच्चों से कहते हैं ओके आप चूज करिए आपको कैसे खेलना है, आपका मर्जी है, आप जिसको आपको इससे खेलना है उससे इससे, यानी वी हैव गिवन द चिल्ड्रन द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू प्ले एंड हाउ टू प्ले। सो दैट इज अ फ्री प्ले एक्टिविटी। हमें दोनों ग्रुप एक्टिविटी और इंडिविजुअल एक्टिविटीज दोनों ही आयोजित करें। ग्रुप एक्टिविटीज कैन बी लिसनिंग टुगेदर टू अ स्टोरी, प्लेइंग राइम्स। इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर फॉर एग्जांपल ड्राइंग, मेकिंग अ कोलाज और डूइंग योर ओन थिंग, मेकिंग फिक्सिंग योर ओन पजल। कुछ हमारी एक्टिविटीज दिन भर में ऐसी हों जिससे बच्चे फेमिलियर हैं और कुछ ऐसी जो न्यू हैं, क्योंकि न्यू उनको इंटरेस्ट क्रिएट कराएंगी और फेमिलियर उनको एक सेंस ऑफ रूटीन एंड इमोशनल सिक्योरिटी दिखाएंगी। और सारे दिन की हमारी एक्टिविटीज ऐसी हों कि हम भगाएं ना बच्चों को। पेस जो हमारी है वो रीजनेबल रहनी चाहिए, ना कि बच्चे एक खत्म हुआ दूसरा खत्म हुआ फिर हम कॉपी निकालो कॉपी अंदर करो, इसी में ही हम अपना लग गए, या इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी में जाओ। तो एक समय दे बच्चों को, क्योंकि कल्पना के लिए भी समय चाहिए, विचारों के लिए भी समय चाहिए, कुछ सोच के करने के लिए भी समय चाहिए। आखिर द एम इज टू डेवलप चिल्ड्रंस थिंकिंग, डेवलप देयर इमेजिनेशन, ऑल दैट नीड्स टाइम। सो हम कम से कम जो अपना दिन भर का शेड्यूल बना रहे हैं ये रख के चलें कि एक एक्टिविटी हम करेंगे तो हमें आधे घंटे का टाइम स्लॉट चाहिए उस एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना, उसको पूरा डेवलप करना और फिर उसको वाइंड अप करना। तो ये हमारा जो शेड्यूल है उसमें आना चाहिए। और आगे हमारा जो एग्जाम्पल है उससे आप और क्लियर होंगे। चैप्टर में हमने यूनिट के अंदर हमने शेड्यूल फॉर टॉडलर्स और इन्फेंट्स दोनों ही दिए। यहाँ पे हम बात करते हैं शेड्यूल फॉर प्री स्कूलर्स की, क्योंकि आप लोग बहुत लोग प्री प्राइमरी सेक्शंस में ही करा रहे हैं। सो कैसे बनाएं ये शेड्यूल? तो पहले तो ये करें कि जो आपको एक्टिविटी हर रोज उस समय करनी ही करनी है, और वो खासकर रूटीन एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें फिक्स कर दें। तो बच्चों ने कब आना है, कितना समय लगेगा, खाना किस टाइम दिया जाएगा, वापसी जाने का समय क्या होगा, कितना समय उसके लिए आपने रखना है। तो निर्धारित ये करने के बाद फिर हमारी जो सीखने की एक्टिविटीज़ हैं या जो प्ले एक्टिविटीज़ हैं इसको हम फिक्स करें। अब प्ले एक्टिविटीज़ करने के लिए हमने एक सुझाव दिया है कि हम एक थीम ले सकते हैं और उस थीम को हम सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओके आज की मेरी सारी एक्टिविटीज़ लेट अस से विल बी रिलेटेड टू बर्ड्स, या हम इसको सोचते हैं कि एक दिन इसके लिए कम है तो हम इसके लिए पूरा हफ्ता भी ले सकते हैं कि ओके ऑन द होल वीक हर रोज मैं कोई एक्टिविटी बर्ड से रिलेटेड करूंगी या कोई एक्टिविटी मैं प्लांट से करूंगी। ये नहीं कि सारे दिन हफ्ते के सारे दिन एवरी एक्टिविटी हम बर्ड्स के सिवा कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पर वो मेरा एक फोकस है, बर्ड्स इज गोइंग टू बी माई फोकस फॉर 1 वीक, और उसमें फिर हम सोचेंगे कि क्या क्या हम एक्टिविटी कर सकते हैं और उसके ऊपर नीचे हम और भी कोई एक्टिविटीज डाल सकते हैं। इसका हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। अब ये स्लाइड थोड़ी छोटी है तो मुझे पता नहीं है आपको कितनी नजर आ रही है, परंतु पॉइंट ये है कि ये एग्जैक्टली यही शेड्यूल आपको यूनिट में है।
तो वहाँ पर भी आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ मैं जितना आपको नज़र आ रहा है उतना देखें, साथ में मैं बोल भी रही हूँ तो समझ आता रहेगा। तो इस शेड्यूल में टीचर ने क्या किया है कि 9 से 9:30 का समय सुबह की तैयारी और आने के लिए। तो बच्चे आए हैं, उनको इंडिविजुअली ग्रीट करती हैं, जैसे वो आते हैं कुछ 1-2 सेंटेंसेस हर एक से बात करती हैं। अच्छा तुम आज तो बड़े उदास लग रहे हो, आज थके हुए लग रहे हो, अच्छा तुमने बताया था तुम्हारा घर में आपके दोस्त ने आना था, कैसा रहा। तो यानी कुछ एक पर्सनल टच लेके वो हर एक से ग्रीट करती है, टॉक करती है। एक सब बच्चों को इकट्ठे होके वो लोग एक असेंबली की तरह, अब यहाँ असेंबली का मतलब वो टिपिकल असेंबली हम ना समझे जहाँ हम कोई एक मतलब बच्चों को कोई एक ज्ञान की बात बता रहे हैं या कोई एक बच्चा बोल रहा है और बाकी सब उसके पीछे फॉलो अप कर रहे हैं, या टीचर कोई वो कर रही है और वो कोई असेंबली, यानी इनफॉर्मल गेट टुगेदर ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पे आप डेफिनेटली कुछ राइम्स बोल सकते हैं, कुछ राइम्स सुनाई जा सकती हैं बच्चों को। बच्चे अपने आपस में राइम्स जो वो पहले से जानते हैं वो बोल सकते हैं। कुछ हल्का फुल्का अगर आपकी कोई फिजिकल मूवमेंट की एक्सरसाइज है, कोई छोटा मोटा बच्चों का योगा है तो वो हो सकता है। और इस समय हम उनको ये भी बताएं कि आज हमने पूरे दिन उनके लिए क्या प्लान किया है, और उनसे भी पूछें कि वो आज क्या करना चाहते हैं। अब अक्सर ये बात हम नहीं करते हैं। हम अक्सर असेंबली के बाद हमें तो पता है आज हमने पूरे दिन क्या करना है, पर हम बच्चों को उससे अवगत नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें लगता है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू नो, दे आर टू यंग, वो क्या करेंगे, हम एक के बाद एक तो एक्टिविटी करा लेंगे। बट इट इज़ अ गुड आइडिया टू से आज तो हमने सोचा है कि आज एक हम कहानी करेंगे, उसके बाद हो सकता है हम थोड़ी सी इस पे ये वाली बात, बर्ड्स आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, बर्ड्स पे बात करेंगे, उसके बाद ड्राइंग, मैंने तो ये प्लान किया है, आप लोग यही करना चाहते हैं या कुछ और। अब यहाँ पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 10 बच्चे 10 अलग विचार देंगे तो मैं क्या करूँगी। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। और मान लो बच्चे अगर कोई 2-1 बच्चे हमें विचार देते हैं, तो एक्चुअली हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि बच्चों की इन विचारों को हम कैसे अपने प्लान में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी टीचर हैज़ टू बी वेरी क्रिएटिव, शी हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। वो ये ना सोचे कि ये बना लिया मेरे को, इससे करने में मैं कैसे करूँगी, या ओहो बच्चों का ये आइडिया आ गया, अब तो मुझे इसके लिए ये शायद थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो टीचर हैज़ टू बी एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग। अगर मैं अपना एंथुजियाज्म नहीं दिखाऊंगी कि आप सीख रहे हैं, तो आपकी क्या एंथुजियाज्म होएगी उस तरफ। तो इसी तरीके से अगर आप बच्चों के साथ एंथुजियास्टिक नहीं नजर आते हैं कि अरे आज तो कितना अच्छा दिन है, आज हम ये सब सीखेंगे, तो बच्चों का एंथुजियाज्म आपका लर्निंग में लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डेफिनेटली बच्चे प्री प्राइमरी पास कर जाएंगे, बट उनका एक्सपीरियंस जो है वो एक यादगार एक्सपीरियंस हो, ये बनाना टोटली टीचर के हाथ में है। और शायद आप में से कुछ लोगों को अनुभव हो, हमें अपनी कुछ टीचर्स बहुत याद रह जाती हैं, और वो किस तरीके से पढ़ाती थी, कैसे करती थी, इंक्लूडिंग द नर्सरी टीचर। मैं कई लोगों से मिली हूँ जिनको अपनी नर्सरी टीचर के बारे में याददाश्त बहुत अच्छी है, और आज भी वो वापस जाना चाहते हैं अपनी नर्सरी टीचर से मिलने। तो आई एम ओनली ट्राइंग सेइंग दिस बिकॉज as a nursery teacher we need to be very proud of our own हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या योगदान है एक बच्चे की लाइफ में, इसके प्रति हमें खुद बहुत एक फीलिंग ऑफ प्राइड होनी चाहिए। और जब वो होगी तो हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन का माहौल ही अलग हो जाएगा। ओके, वापस आते हैं अपने शेड्यूल पे। तो सुबह 9 से 9:30 जब ये सब हमारा हो गया, तो हम देखते हैं कि 9:30 से 10 यहाँ पे आउटडोर प्ले, लगभग हर रोज बाहरी क्रिया है। और जिस दिन ये तो आउटडोर फ्री प्ले उसने किया है, यानी बाहर जाके जैसा बच्चा स्वतंत्र रूप से, कोई स्लाइड पे, कोई बॉल से, कोई ट्राइसिकल से, जो भी उनके पास उपलब्ध है वो खेलेंगे। परंतु यहाँ देखें हमने क्या किया है, थर्सडे वाले दिन उन्होंने क्या किया है कि है तो आउटडोर एक्टिविटी, परंतु ये स्ट्रक्चर्ड है। यानी उन्होंने एक थीम ली थी ग्रोइंग प्लांट्स, और इस दिन उन्होंने उससे रिलेटेड एक बाहरी क्रिया करी है, और वो क्रिया है कि आसपास के अपने नेबरहुड में बच्चों को एक नेचर वॉक के लिए ले गई हैं, जहां बच्चे फ्लावर्स पॉट जो आसपास दिख रहा है, जो भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं पार्क में, उसके बारे में बातचीत। तो है तो ये भी आउटडोर एक्टिविटी, परंतु ये फ्री प्ले नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड है, और ये इस थीम पे आधारित है जो उन्होंने उस हफ्ते के लिए चुनी थी, ग्रोइंग प्लांट्स। तो ये भी पॉसिबल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आउटडोर प्ले में रोज़ बच्चे बाहर स्विंग्स वगैरह पे ही खेलें। और 5वें दिन उन्होंने किया है कि आउटडोर प्ले फिर से स्ट्रक्चर्ड करा है, और क्या किया है कि टीम गेम्स उन्होंने खेलने, क्योंकि वो ये भी चाहती थी, आप अपना प्रिंसिपल याद रखें कि कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटी हो, कुछ टीम ग्रुप एक्टिविटी हो, और हम सोशल डेवलपमेंट का भी विकास हमारा एक एम है। तो यहाँ
आउटडोर प्ले जबकि इंडिविजुअल है। ये जो टीम गेम्स हैं ये यहाँ पे आपका बच्चों का सोशल डेवलपमेंट का एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि चिल्ड्रन कैन प्ले टुगेदर। 10 से 11 का स्लॉट उन्होंने इस हफ्ते की थीम के लिए रखा है, वो है ग्रोइंग प्लांट्स। तो हर रोज उनकी ग्रोइंग प्लांट्स के ऊपर एक ना एक एक्टिविटी हो रही है। अब देखें, पहले दिन वो शुरू करती हैं ऑब्वियसली विद अ डिस्कशन कि कैसे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, और 1 घंटे का समय है तो देखिए पर्याप्त है। लगभग आधा घंटा वो इस पे डिस्कशन करते हैं, और फिर उन्होंने हर बच्चे के लिए एक बच्चों को ग्रुप में बनाया है, 5 बच्चों के ग्रुप के लिए एक पॉट लाई हैं, और उसमें बच्चों के प्लांटिंग ऑफ सीड का कार्यक्रम ये उस दिन करने वाले हैं। तो इसके लिए उन्होंने 1 घंटे का टाइम हर रोज रखा है। मंडे के दिन डिस्कशन है और वो असल में सीड प्लॉट करते हैं। ट्यूसडे के दिन अब जो पॉट कर दिया उन्होंने, सीड को डाल दिया, जो बीज को डाल दिया प्लांट में, तो उसको देखेंगे, उसकी थोड़ी देख रेख करेंगे, पानी चाहिए नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने डिस्कशन करने में टॉपिक वो ले आना चाहती हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल। यहाँ पे कलर की संकल्पना आ जाएगी, उनके नाम आ जाएंगे, और वो ग्रुपिंग भी करवाना चाह रही हैं। और वास्तव के फ्रूट, देखिए वो कोई चार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो वास्तव की वेजिटेबल और फ्रूट्स लेके आ रही हैं या बच्चों से मंगवा रही हैं, और ग्रुपिंग यानी क्लासिफिकेशन एक्टिविटी कर सकती हैं। कई तरीके से हो सकता है, सब लाल रंग के फल सब्जी एक तरफ रखो, हरे रंग के एक तरफ रखो, या ये कह सकती हैं जिसको पकाने की जरूरत नहीं है वो एक तरफ रखो, जो पकाने हैं एक तरफ रखो। तो अलग अलग किस्म से उसी चीज को क्लासिफिकेशन करके मानसिक विकास के ऊपर आ रहा है। तीसरे दिन फिर रोज पॉटेड प्लांट तो है ही है, तीसरे दिन फ्रूट सैलेड बनाने की एक्टिविटी है। तो वंस अगेन हर बच्चा, जो बच्चा ला सकता था उनको कहा गया कि आप ये फ्रूट लाएं, जो नहीं ला सकते नो प्रॉब्लम, उसी में से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सैलेड से पेट नहीं भरना है, इट्स जस्ट द डूइंग ऑफ द एक्टिविटी। तो बनाया तो टीचर ने, जो काटना वाटना था, जो चाकू वाला काम वो टीचर ने किया, और अगर कोई ऐसे ही छिलके उतारने थे तो बच्चों से सहयोग करके उन्होंने फ्रूट्स के नाम लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट भी आ गया हमारा, और सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन। तो जो एक ये हमारा मानसिक विकास है कि किस सीक्वेंसिंग की ये जो एक एबिलिटी है, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो यहाँ पे हमारा पॉसिबल हो पाया है। चौथे दिन भी उन्होंने क्या किया वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉटेड प्लांट का ध्यान रखते हुए वॉक इन द नेबरहुड, अगर आप स्लाइड्स पे देखें इधर। और 5वें दिन वंस अगेन अब इस प्लॉटेड प्लांट में से कुछ अंकुरित होने लगेगा, तो उसको संबंधित यहाँ पे बात की जा सकती है। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम है, और एक अलग सी उन्होंने एक्टिविटी करी कि उन्होंने साउंड बॉक्स बच्चों से बनवाए। उन्होंने पत्थर सबके लिए ग्रुप ऑफ 5 में एक उन्होंने टीन का छोटा बॉक्स या कोई मजबूत प्लास्टिक की डिब्बी या कोई माचिस की डिब्बी भी लेके उसके अंदर अलग अलग पत्थर भर के इन्होंने साउंड बॉक्स की एक्टिविटी कराई। तो इस प्रकार उन्होंने 10 से 11 का पीरियड को प्लान किया, और उसके बाद 11:30 से 11:30 स्नैक टाइम रहा। 11:30 से 12 स्टोरी रिलेटेड एक्टिविटी या डिस्कशन रिलेटेड एक्टिविटी। पहले दिन स्टोरी, सेकेंड डे पिक्चर रीडिंग, थर्ड डे स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स, और ये 4th डे था जब वो लोग नेचर वॉक पे गए थे पार्क में। तो वापस आके केवल यही नहीं कि पार्क में घुमाए, वापस आके उसके ऊपर बातचीत रही, और जो उन्होंने लीव्स वगैरह इकट्ठी करी उनसे अगले दिन कोलाज बनाई गई। यहाँ पे ये हुआ। और 12 से 12:30 का समय जो है वो रोज इंडोर फ्री प्ले का है, जब उन्होंने बच्चों को ये सभी प्रकार के मटेरियल बाहर निकाल दिए और बच्चों से कहा जो जो खेलना चाहता है ग्रुप वाइज वो खेलें। तो कुछ बच्चे यहाँ, कुछ बच्चे रोल प्ले, कुछ पेंटिंग, और फिर जो लोग अपने ग्रुप को बदलना चाहते थे वो ग्रुप में बदला। और 12:30 से 12:45 बजे तक डिपार्चर का समय था। तो इसमें हम ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक के बाद एक स्लाइड आ रही है तो हो सकता है मुश्किल हो आपको चेक करना, परंतु जब आप अपने यूनिट में पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि हर रोज उनके पास फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाएं थी। और यही चार्ट उसी शेड्यूल की क्रियाएं हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं, और आपको हम दिखा रहे हैं कि फिजिकल रोज हुआ, सोशो इमोशनल इन एक्टिविटीज के थ्रू हुआ, स्टोरी टेलिंग, फ्री प्ले, फ्रूट सैलेड में भी सोशल इमोशनल, पेंटिंग, कोलाज बनाया तो उन्होंने सबने ग्रुप में काम किया, भाषा उनकी डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, राइम्स के थ्रू हुई, और बाकी सारी एक्टिविटीज में हर एक का जो पॉटेड प्लांट की देखभाल, फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड, डिस्कशन, इस पे उनका कॉग्निटिव विकास हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने शेड्यूल में विकास के हर क्षेत्र को देखा, फ्री और स्ट्रक्चर्ड, इंडोर, आउटडोर, क्वाइट और विगरस, दोनों एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दिया। ये तो हमारे बात हुई कि किस प्रकार हम अपने प्ले एक्टिविटीज को चुनाव करते हुए बच्चों को हम अपना वीकली शेड्यूल बनाएं। अब यहाँ पे जो एक बात
मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी वो यही है अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। वो जो हमारे सेंटर्स में थोड़ा सा एक गैप एरिया रह जाता है कि हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इन्वॉल्व यानी काम वो कर रहे हैं, वो वाला इन्वॉल्वमेंट है, पर मैं उस इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इन्वॉल्वमेंट इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन करिकुलम प्लानिंग उसकी बात कर रही हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने सोच रखा है, वी हैव डिसाइडेड कि हम बच्चों को बाहर नेचर वॉक पे लेके जाएंगे, बाहर जाएंगे। अब हम ये बच्चों से पूछ सकते हैं ओके हम बाहर जाने का आज हम अब जाएंगे, आपको क्या लगता है आप लोग बाहर जाके क्या क्या इकट्ठा करना चाहते हो या क्या क्या देखना चाहते हो या किस चीज़ पे आप ध्यान रखोगे। तो जब आप इस तरीके से बात करते हो तो आप ऑलरेडी बच्चों की क्यूरियोसिटी बिल्डअप कर रहे हो, आप उनका इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो। टीचर ये कह सकती है जाने से पहले अच्छा हम बाहर जाएंगे, आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि कितने हरे रंग के कितने अलग अलग किस्म के आपको पेड़ दिख रहे हैं, या आपको ध्यान रखना है कितने किस्म के फूल आपने देखे, ये आप काउंट करो। मैं ये कह रही हूं कि हम ये खुद बात ना बता के बच्चों से निकलवाएं और बच्चों से पूछे कि हम बाहर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है हमें क्या क्या देखना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो एक तो बच्चों ने बोला, दूसरा हो सकता है बच्चे कई नज़रिया बताएं जो आपने सोचा भी नहीं है, वो ऐसे पॉइंट्स निकाल के ला सकते हैं जिससे आपका करिकुलम एनरिच हो सकता है। तो यहाँ पे हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, तो फिर से इस पे बात हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि बच्चों को किस प्रकार इन्वॉल्व करें। एक तो ये कि प्ले एक्टिविटीज सुझाएं बच्चे, केवल हम ही ना बताएं क्या करना है, कहाँ जाना है घूमने के लिए, या कहाँ पे अगर हम अभी ये विषय कर रहे हैं तो कहाँ जाया जा सकता है। और घूमना शायद वर्ड गलत है यहाँ, क्योंकि केवल घूमना हमारा मकसद नहीं है। हम घूमने के दौरान उसकी कोई हमारी एजुकेशनल एस्पेक्ट भी है, वो भी है। तो केवल घूमने जाना से ऐसा लगता है कि जैसे हम केवल पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो केवल वहां तक सीमित नहीं है, हम उसमें से कुछ लर्निंग ग्रहण करके भी आना चाहते हैं। क्लास को किस प्रकार से, हमारी ये थीम चल रही है मान लो प्लांट्स की, तो क्लास को किस प्रकार अरेंज करें या डेकोरेट करें, किस प्रकार की सामान दिखाए जा सकते हैं, क्या प्रकार के हम अपने डिस्प्ले लगा सकते हैं, इस बात में भी बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। टीचर बोले कि अब हमारा बर्ड्स का फॉर एग्जांपल थीम चलेगा, तो आप लोगों को क्लास में क्या क्या लगाना चाहते हो बर्ड्स के लिए, और आप खुद क्या ला सकते हो इसमें से सामान। तो मैं बने बनाए बाजार के बर्ड्स के चार्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जिसमें ये ऐसा मटेरियल जो बच्चे खुद मिलके क्लास में बना सकते हैं, या आसपास उनको कहीं पड़ा हुआ मिलता है तो वो यूज़ किया जा सकता है। जैसे कई एक जगह पे बर्ड्स के थीम पे होते हुए उस क्लास के बच्चों ने कहा कि हम घोंसला खुद बनाएंगे, तो वो घोंसला असल में बर्ड्स के घोंसले जैसा नहीं था, परंतु जो भी उन्होंने अपने आसपास के बाहर जो उनको ये आइडिया हुआ कि घोंसला जो है वो सूखी तीलियों से बनता है, तो जो भी नीचे पतझड़ की सूखी तीलियां थी, पत्ते थे, कोई रुई इत्यादि उन्होंने मिली, तो इस प्रकार से इकट्ठा करके उन्होंने अपने क्लास में, क्योंकि थीम बर्ड्स की चल रही थी, तो एक कोने में घोंसला बना के रखा। और फिर कुछ ने आइडिया दिया कि हम इसमें अंडे रखना चाहते हैं, तो बात हुई रियल अंडे लाएं या क्या करें। तो बहुत चर्चा के बाद बच्चों ने बोला असली अंडे तो टूट जाएंगे, तो उन्होंने क्ले के अंडे बना के उनको वाइट पेंट करके वहां रखा। तो ये सब मतलब है, इसको करने के दौरान केवल सजावट मकसद नहीं है। जब बच्चों ने ये किया तो उनको इसके थ्रू कितनी संकल्पनाएं हुई, डेवलप हुई, उनका सूक्ष्म क्रिया, फाइन मोटर स्किल्स वगैरह भी उनकी डेवलप हुई, तो ये सब उनका विकास भी हुआ। एक अगले मुद्दे पे आते हैं जिसमें यूनिट में हमने चर्चा करी है कि हम में से कई लोग, खासकर जो शायद प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे पास बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह हो सकता है, और हम इसमें ये प्रॉब्लम हमें लग सकती है कि कैसे मैनेज करा जाए इन बड़े समूह को, बच्चों को। तो एक तो जब हम रूल्स बहुत क्लियर बताते हैं और अच्छी तरह पहले ही बता देते हैं, तो कई बच्चे उसको बहुत मानने के लिए रेडी होते हैं। बच्चे हमेशा हमारे रूल्स तोड़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक आसान तरीका यह है कि बच्चों को हम छोटे ग्रुपों में विभाजित कर दें। हमें इसमें अपने कमरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होगा। मान लो अगर एक ग्रुप पेंटिंग में बिजी है, तो दूसरा ग्रुप वहाँ पे फ्री प्ले विद ब्लॉक्स वगैरह से बिजी हो सकता है। या अगर एक ग्रुप आपके पास हेल्पर है, तो एक ग्रुप के साथ आप काम कर रही हैं, और जब तक कि हेल्पर जो है वो बाहर उनको खिलौने, खेलने, स्लाइड्स वगैरह पे ले गई है, थोड़ी देर के बाद हेल्पर, आपके जो बच्चे थे वो हेल्पर के साथ बाहर खेलने जा सकते हैं, और दूसरे बच्चे जो हैं अंदर आ सकते हैं।
कई स्कूल में 2 टीचर्स होती हैं, अगर 40 का ग्रुप है तो 2 टीचर्स भी होती हैं, तो 2 टीचर्स जो हैं वो वंस अगेन बच्चों को अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके साथ काम करा सकती हैं। और कई बार पेरेंट्स का इन्वॉल्व किया जा सकता है। कम्युनिटी में यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जो वॉलंटरी बेसिस पे आने को, मदद करने को, हेल्प कर सकते हैं, उनको सहयोग लेके। ऑफ कोर्स ये हमेशा हो, हर जगह हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, परंतु जहाँ पे भी पॉसिबल हो, कभी भी पॉसिबल हो, तो एक सपोर्ट एंड हेल्प हो जाती है टू अ टीचर। बट द मेन स्ट्रैटेजीज ऑफ डीलिंग विद अ लार्ज ग्रुप इज नंबर 1, 30 से ज़्यादा का ग्रुप तो एक्चुअली में होना नहीं चाहिए। अगर ऐसे हैं और प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे जो इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं, तो उनको उसमें केस में एक नया सेक्शन, मान लिया आपके पास 35 का भी बच्चे हैं, तो इट इज़ बेटर टू क्रिएट चिल्ड्रन इनटू 2 सेक्शंस, क्योंकि आइडियली एक टीचर 20 से 25 से ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं होने चाहिए। अगर बड़े ज़्यादा ग्रुप है, सेक्शंस में डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, परंतु 2 टीचर्स देने की पॉसिबिलिटी है, तो 2 टीचर्स दें वहाँ पे, वंस अगेन यहाँ हेल्प हो सकती है। और जो दूसरी मेन स्ट्रैटेजी है वो ये है कि बच्चों को सब ग्रुप्स में बांट के, हर सब ग्रुप में बच्चा कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं और कहीं पे एक्टिविटीज़ के लिए वो टुगेदर आ रहे हैं। तो लगभग इसमें हम ऑलमोस्ट एट द एंड हम पहुंच ही चुके हैं। शेड्यूल फॉर ओल्डर टॉडलर्स की भी बात की गई है यूनिट में। ओल्डर टॉडलर्स के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ कम रहेंगी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं हैं, क्रैश में हैं, वो आना जाना उनका माँ बाप के अनुसार हो सकता है। यंगर टॉडलर्स के लिए हमें ध्यान रखना है कि रेस्टिंग और फीडिंग पीरियड्स कई बार हमें चाहिए होंगे। कई बार दिन में बच्चे सोएंगे ज़्यादा, रेस्ट करेंगे ज़्यादा, और केयर गिवर चाइल्ड रेशो यहाँ और भी कम होगा, 2 से 3 बच्चे ही एक व्यक्ति देखेगा। मेन बात जो, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, हमें फ्लेक्सिबल भी रहना है, स्ट्रक्चर तैयार रखना है ताकि हमें पता हो कि क्या है, परंतु फ्लेक्सिबल भी रहना